साथियों नमस्कार। आज हम जो है मई की करंट अफेयर 2024 का 7वां वीडियो हम देखने वाले हैं और इसके अंदर हम खेल, पुरस्कार और व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हमारी जो मई की लास्ट करंट अफेयर की क्लास होने वाली है, इसके बाद हम जो है जून का करंट अफेयर देखने वाले हैं। अगर जनवरी से लेकर अभी तक का जो मई तक का जो करंट अफेयर अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मैंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे जो है करंट अफेयर कराया हुआ है। एग्जाम में 100% वहां से क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नए करंट अफेयर और मई के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रांड मास्टर बने हैं। श्याम निखिल क्या बने हैं? भारत के 85वें ग्रांड मास्टर बने हैं। पी श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रांड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने 12 मई को दुबई पुलिस मास्टर 2024 में जीएम जिनशीबाई के साथ ड्रॉ खेलकर ये उपलब्धि हासिल करी है। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में सीधा सीधा कि 85वें ग्रांड मास्टर कौन है। ईओआरओ का जब एग्जाम था तो आपने देखा होगा कि वहां पे सीधा सीधा पूछा गया था कि जो है ग्रांड मास्टर कौन है। वो शायद 82 नंबर वाला ग्रांड मास्टर थे। तो अभी कौन है? श्याम निखिल भारत के है ना, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वैशाली के रमेश बाबू भारत के 84वें ग्रांड मास्टर बनी। वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं, तो 85वें कौन है? श्याम निखिल भारत के कौन बने हैं? श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और वैशाली रमेश बाबू 84वीं थे। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने 2 मई को भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। तो ध्यान रखना, 84वां और 85वां की दोनों की पूछा जा सकता है। 84वां मैंने आपको बता दिया, 85वां। 84वां तो वैशाली रमेश बाबू है और 85वां आपके श्याम निखिल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। कोनेरू हेम्पी और हारिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। इसको तो लगा लो आप कि कोरोना हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद कौन कौन? कोनेरू हम्पी, ये पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी, है ना। कोनेरू हम्पी के बाद अभी कौन बना है? हरिका द्रोणावल्ली। ठीक है, पहली ये, दूसरी ये और तीसरी कौन है? तीसरी बनी है वैशाली। कौन? वैशाली। तो कोनेरू, हरिका, वैशाली, ध्यान रखना। तो तीनों ग्रांड मास्टर है, कोनेरू, हरिका और वैशाली। तीनों का नाम पूछा जा सकता है कि महिला ग्रांड मास्टर कौन सी नहीं है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि 3 महिला ग्रांड मास्टर कौन है, जिसमें से अभी जो 84वीं कौन थी? वैशाली। और 85वीं कौन बने? श्याम निखिल। ठीक है, तो कोनेरू हम्पी ग्रैंड मास्टर सब खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। सबसे कम उम्र में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रंगानंद थे। कौन है सबसे कम उम्र के? देखो कितना सारा जो है आपका जीके कवर हो रहा है एक ही क्लास के अंदर। तो आपको मैं बता दूं, प्रंगानंद मतलब प्रंग आनंद, ये कौन थे? सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रंगानंद थे। वैशाली उनके भाई आर प्रंगानंद दुनिया के पहले ग्रैंड मास्टर की भाई बहन की जोड़ी है। मतलब महिला, अभी जो 84वीं जो ग्रैंड मास्टर थी महिला कौन थी? वैशाली। अब वैशाली के जो भाई थे वो थे प्रंगानंद, जो कि सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बन गए थे। ठीक है, और दुनिया की पहली जो है भाई बहन की जोड़ी है जो ये ग्रैंड मास्टर का खिताब जीती है। सबसे अधिक ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाले भारतीय राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जो है ग्रैंड मास्टर खिताब जीते हैं। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की हम बात कर लें, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस की हम बात करें तो शतरंज के खेल को गवर्निंग बॉडी है। ये क्या है? शतरंज के खेल की क्या है? गवर्निंग बॉडी। और यह सभी अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करती है। इसकी शुरुआत 1924 में पेरिस से हुई थी और इसे वर्ष 1999 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1999 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इसको जो है वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी गई है और 1924 में इसकी शुरुआत की गई थी। कहां से? पेरिस से। अभी आपको पता है कि पेरिस में जो है आपके ओलंपिक भी हुए हैं, तो ओलंपिक वाले जो है खेल वाले जो क्वेश्चन हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले एग्जाम्स के अंदर। तो हमें जो है वो उसके लिए मैं अलग से आपको क्लास लगा दूंगा। अंतरराष्ट्रीय महासंघ, शतरंज महासंघ, उसके जो प्रेसिडेंट है वो है आर्कडी डेरवोकोविच।
आर्कडी डेरवोकोविच। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? विश्वनाथ आनंद। अब ये भारत के हैं, आपको पता होगा सबको, ये भारत के हैं विश्वनाथ आनंद। आगे देखो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 84वां कौन था, 85वां कौन था, महिलाएं कौन थी? 3। कौन कौन सी थी महिलाएं? 3, कोनेरू, हरिका और वैशाली। ठीक है। और भाई बहन की जोड़ी की हम बात करें तो वैशाली और आपके प्रंगानंद, सबसे कम उम्र के प्रंगानंद। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन गलती हो कैसे भी आ जाए हमारे, है ना। नीरज चोपड़ा के दोहा डायमंड लीग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नीरज चोपड़ा ने क्या किया है? दोहा डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया। हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जिनको हाल ही में सिल्वर मेडल मिला है पेरिस ओलंपिक 2024 में, है ना। और अब मुझे कमेंट में करके ये बताना कि नीरज चोपड़ा ने भाला जो फेंका था कितने मीटर का फेंका था। ठीक है, कितने मीटर भाला फेंका था वो आप मुझे बताना। अभी देखो, नीरज चोपड़ा ने जो दोहा डायमंड लीग में जो दूसरा स्थान हासिल किया है, उसमें जो है उन्होंने 88.36 मीटर की दूरी तक भाला फेंका था। कितना? 88.36 मीटर की दूरी तक भाला फेंका था। उन्होंने जेकब वेल्डेज पहले स्थान पर रहे हैं, जिन्होंने 88.38 मीटर, 0.2 मीटर से ये दूर रह गए थे, नहीं तो ये जो है प्रथम स्थान आते। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक भी जीता है इन्होंने। ये तो डायमंड, दोहा डायमंड जो है इसके अंदर तो दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि फेडरेशन कप के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 15 मई 2024 को भुवनेश्वर में 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? नीरज चोपड़ा ने। इन्होंने 82.27 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नीरज चोपड़ा की उपलब्धियों की बात करें तो नीरज चोपड़ा की उपलब्धि है टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। जो जापान में पिछली बार ओलंपिक का आयोजन हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, तब से इनको जो है गोल्डन बॉय कहलाए। ठीक है। डायमंड लीग चैंपियन इन्होंने खेला है और इसमें जो है इन्होंने क्या किया और चैंपियनशिप जीती है। विश्व चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई खेलों में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और अभी 2024 के जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं इसमें भी इन्होंने क्या जीता है? इसमें भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। 11वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 की हम बात करें तो इसका आयोजन 17 मई 2024 से 25 मई 2024 तक जापान के कोबे में आयोजित किया। भारत जो है पदक तालिका में 6वें स्थान पे रहा है, जबकि चीन पहले स्थान पे रहा है। ठीक है। अब 11वीं जो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप थी, 11वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, उसमें जो है भारत का स्थान 6वां रहा है और ये जो है 17 से 25 मई 2024 को आयोजित हुई थी। कहां पे? जापान में। भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। भारत ने कितने पदक जीते हैं? 17, इसमें से 6 तो गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। आगे देखो, दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता है। दीपा कर्माकर ने ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित होने वाले एशियाई चैंपियनशिप में महिलाओं की वोल्ट स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। कौन सी प्रतियोगिता खेलती है? वोल्ट स्पर्धा, वोल्ट प्रतियोगिता खेलती है दीपा कर्माकर। इन्होंने जो ताशकंद उज्बेकिस्तान में जो अभी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था उसमें जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उत्तरी कोरिया की जिम्नास्ट किम सोन हांग और जो क्योंग ब्योल ने क्रम से रजत पदक और कांस्य पदक जीता है। तो उत्तरी कोरिया की थी जिन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ध्यान रखना है ना। पहली बार किसी भारतीय जिम्नास्ट ने एशियन चैंपियनशिप में किसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। पहली बार है जिसमें किसी भारतीय जिम्नास्ट ने, जिम्नास्ट की बात हो रही दोस्तों, जिम्नास्ट में पहली बार किसी ने स्वर्ण पदक जीता है, उसका नाम है दीपा कर्माकर। ये कहां पे आयोजित हुई थी प्रतियोगिता? एशियाई चैंपियनशिप ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी, ध्यान रखना। दीपा कर्माकर की उपलब्धियों की बात कर ले तो FIG विश्व कप में 2018 में स्वर्ण पदक जीता है। 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम थे उसमें कांस्य पदक जीता है और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट ही ये बनी थी। पहली भारतीय जिम्नास्ट जो है आपके ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था वो थी दीपा कर्माकर। 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने चौथे स्थान पर रही थी दीपा कर्माकर। इनको जो है मेडल नहीं मिला था लेकिन चौथे स्थान पर रह गए। इन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि भारतीय जो जिम्नास्टिक है वो भी किसी से कम नहीं। आगे देखो, एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 की हम बात करें तो ये हांगकांग चीन में आयोजित हुई थी और भारतीय जिम्नास्ट षष्ठी खंडागले ने एशियन
ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियन में रजत पदक जीता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दीपा कर्माकर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। आगे देखो, थाईलैंड ओपन की हम बात करें तो थाईलैंड ओपन 2024 का आयोजन बैंकॉक में हुआ था और 14 से 19 मई को हुआ था। थाईलैंड ओपन तो थाईलैंड में होगा, ऑब्वियसली बात है। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन 2024 में पुरुष युगल में क्या जीता है, खिताब जीता है। ठीक है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन्होंने क्या है, पुरुष युगल में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, खिताब जीता है ना। सात्विक और चिराग ने पहले सुपर सीरीज, सुपर 500 इस तरह का खिताब 2019 में भी जीता था। मार्च 2024 में फ्रेंच ओपन जीतने के बाद ये सात्विक और चिराग का 2024 का दूसरा खिताब है। फ्रेंच ओपन 2024 भी इन्होंने जीता है और इन्होंने जो है अभी थाईलैंड ओपन 2024 भी जीत लिया है। ये जोड़ी है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का नाम ध्यान रखना। आगे देखो, एलॉर्ड कप की हम बात करें तो अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर जो है ये आयोजन हुआ था और इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, 12 पदक जीते हैं भारत ने। भारत की मुक्केबाज निकत झरीन ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत की मुक्केबाज है निकत झरीन, इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और इसी में भारतीय मुक्केबाज मीनाक्षी ने भी 48 किलोग्राम के वेट के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो निकत झरीन और आपके मीनाक्षी, इन दोनों ने जो एलॉर्ड कप हुआ है अस्ताना कजाकिस्तान में, इन दोनों ने क्या जीता है, आपके स्वर्ण पदक जीता है। निकत ने 52 किलोग्राम महिलाओं में, ठीक है, और इसने मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम, इसने 52 किलो में और इसने 48 किलोग्राम में। ठीक है, आगे देखो, प्रीति स्मिता बोई की हम बात करें तो प्रीति स्मिता बोई ने लीमा पेरू में विश्व युवा चैंपियनशिप में 40 किलोग्राम में खिताब जीता है। क्लीन एंड जर्क विश्व रिकॉर्ड के साथ खिताब जीतने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक बनी है। वेट लिफ्टर, भारोत्तोलक मतलब भारोत्तोलक मतलब वेट लिफ्टर, जो वजन उठाते ना, ठीक है, वेट लिफ्टर ये बनी है। तो प्रीति स्मिता बोई का नाम ध्यान रखना। लीमा पेरू में जो विश्व युवा चैंपियनशिप में 40 किलोग्राम में इन्होंने क्या जीता है, क्या जीता है, इन्होंने खिताब जीता है। आगे देखो, मोनिका बत्रा की हम बात करें तो मोनिका बत्रा जो है भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी। मोनिका बत्रा भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन, मोनिका बत्रा। इन्होंने महिला एकल रैंकिंग में 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। मतलब वर्ल्ड की जो टॉप 25 है उसमें पहली बार भारत में महिला जो प्रवेश करी है वो है मनिका बत्रा। कौन, मनिका बत्रा। इन्होंने जो है टॉप 25 महिला एकल रैंकिंग में प्रवेश लिया है। इन्होंने एकल टेबल टेनिस में किसी भारतीय द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रैंक जी सत्यन के 5 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की है। भारत में पहले भी जो है जी सत्यन भी 25 जो है में प्रवेश कर गए थे और उसके बाद जो है इन्होंने भी, मनिका बत्रा ने भी 25 रैंक में प्रवेश कर लिया है। मनिका बत्रा ने 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत और टीम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है क्वेश्चन कि मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है, तो इनका नाम संबंध है टेबल टेनिस से, टीटी जिसे हम कहते हैं, क्या, टेबल टेनिस, टीटी। सुनील छेत्री की हम बात करें तो इनका नाम तो आप लोग सब जानते होंगे। सुनील छेत्री ने 6 जून को कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो सुनील छेत्री एक फुटबॉलर है, बहुत बढ़िया फुटबॉलर है इंडिया के, और विश्व में इनका नाम है, पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है। और इन्होंने जो है अभी जो फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच था 6 जून को जो हुआ था, उसके बाद इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए 145 मैच खेले हैं और 94 गोल किए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वह सेफ चैंपियनशिप 2011, 2015 और 2021 और नेहरू कप 2007, 2009 और 2012 में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। और साथ ही साथ उन्होंने 2008 में AFC चैलेंज कप जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और भारतीय राष्ट्रीय टीम में सबसे अधिक कैप और सबसे अधिक
कुल गोलों के साथ वह सक्रिय खिलाड़ियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद तीसरे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। मतलब आप ये देखो, भारत में फुटबॉल को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, ठीक है, लेकिन फिर भी सुनील छेत्री वर्ल्ड के टॉप 3 गोलर में से आते हैं। मतलब सबसे ज्यादा गोल किए इन्होंने। पहले नंबर पे लियोनेल मेसी है और मेसी के बाद आपके रोनाल्डो है और रोनाल्डो के बाद आपके कौन है, सुनील छेत्री। तो बहुत बड़ा नाम है ये सुनील छेत्री, ठीक है। ये तो क्या है कि क्रिकेट को ज्यादा यहाँ पे इंडिया के अंदर देखा जाता है, क्रिकेट को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। बाकी हमारे फुटबॉल के अंदर भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और फीफा वर्ल्ड कप अगर फुटबॉल खेलने को मिले तो भारत अपना जो है डंका बजाए। क्वालिफायर मैच था, क्वालिफाइंग करना होता है आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप के लिए, तो उसमें जो है उन्होंने जो है लास्ट मैच खेला और संन्यास की घोषणा कर दी। वर्ष 2019 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान कौन सा, पद्मश्री पुरस्कार, और 2011 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अपने आप में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और इनको जो है सम्मान भी पद्मश्री मिला है 2011 में, और 2019 में पद्मश्री मिला है और 2011 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है और ये पहले फुटबॉलर हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पहले फुटबॉलर जिन्हें दिया गया है वो है सुनील छेत्री। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आबा खटुआ ने गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया। आबा खटुआ की हम बात करें तो आबा खटुआ ने महिलाओं की गोला फेंक स्पर्धा में कीर्तिमान स्थापित किया है और भुवनेश्वर में नेशनल फेडरेशन कप एथलीट स्पर्धा में 13 मई को 18.41 मीटर तक इन्होंने गोला फेंक कर ये बनाया था। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये, इसको छोड़ सकते हो। आबा खटुआ गोला फेंक, ये ध्यान रखना। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का जो आयोजन हुआ, इसका खिताब जो है कोलकाता नाइट राइडर्स ने 26 मई 2024 को फाइनल में सनराइज हैदराबाद KKR में सनराइज हैदराबाद को 8 विकेट से हराया है। ये कोलकाता नाइट राइडर्स का तीसरा खिताब है। इससे पहले 2012 और 2014 में भी जीत चुके हैं और 2024 में भी ये जीत चुके हैं। IPL 2024 के पुरस्कार की विजेता की हम बात करें तो पुरस्कार की विजेता की है ऑरेंज कैप, किसे मिला है, विराट कोहली। सबसे ज्यादा रन 741, ठीक है। RCB के विराट कोहली, RCB की टीम रहती है फिसड्डी और विराट कोहली उसमें से एकमात्र खिलाड़ी है जो निखर के सामने आते हैं। पर्पल पटेल कौन था, हमारा हर्षल पटेल। तो हर्षल पटेल को पर्पल पटेल भी कहा जाता है, आपको पता है आकाश चोपड़ा ने इनको नाम दिया है। तो पर्पल कैप जो है इन सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को दी जाती है। तो हर्षल पटेल को 24 विकेट के लिए ये पर्पल कैप दी गई। सीजन के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो है, सीजन के उभरते खिलाड़ी किन्हें माना गया, नीतीश कुमार रेड्डी जो कि SRH सनराइज हैदराबाद से आते हैं। सबसे मूल्यवान मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है सुनील नरेन। तो सुनील नरेन ने, आपको पता है कि ओपनिंग करते हैं तो ये या तो आर के पार, बस इस तरह का इनका रहता है। तो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी है वो है सुनील नरेन। फेयर प्ले अवार्ड की हम बात करें तो सनराइज हैदराबाद को फेयर प्ले अवार्ड मिला है। इंडियन प्रीमियर लीग की हम बात करें तो ये भारत में शीर्ष घरेलू क्लब आधारित पेशेवर क्रिकेट लीग है। यह T20 प्रारूप में खेला जाता है, सब जानते हो आप लोग। इसकी शुरुआत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 2008 में की थी और 2008 में जो पहला IPL का खिताब जीता था वो किसने जीता था, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी और थोड़ा आपको गर्व भी होना चाहिए। अगर आप राजस्थान में तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो आप जो है मुझे कमेंट करके बताएं। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने सर्वाधिक IPL खिताब जीते हैं, कितनी बार, 5 बार, ठीक है। 5 बार इन्होंने खिताब जीते। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 बार खिताब जीते, ठीक है। आगे चलो, आम दोनों श्रेणियों में काफी बदल दिया। तो आपको ध्यान रखिएगा, मैड्रिड ओपन 2024 23 अप्रैल से 5 मई तक खेला गया था मैड्रिड स्पेन के अंदर। मैड्रिड ओपन 2024 की विजेता की बात करें तो अभी दिख रहा होगा आपको,
बाद पते लिखा हुआ है। पुरुष एकल में एंट्री रूपेलेप्टिक कल संविधान ईगा एक पुरुष युगल में बोर्डो और शासन और महिला युगल में उत्साह और सौरभ। ध्यान रखना पड़ेगा। पुरुष एकल में कौन है? एंट्री रूबेल फेलिक्स। महिला एकल में ईगा एक, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। आगे देखिए इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 की बात है। इटालियन में आयोजित हुआ है, ठीक। इटालियन ओपन टूर्नामेंट मिलता है, ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है। इटालियन मैड्रिड ओपन तो ऊपर मैंने बता दिया, एंटी फिडल जीता था, और ये है इटालियन ओपन पुरुष एकल थोड़ा सा मैड्रिड ओपन ही इटालियन ओपन। इटालियन ओपन की बात करें पुरुष में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव और महिला में ईगा स्वियाटेक। तो ये ध्यान रखना, महिला में तो मैड्रिड ओपन हो या इटालियन ओपन हो, दोनों में कौन है? ईगा स्वियाटेक, ठीक है। तो युगल की हम बात करें तो ग्रेनोज और जेबालोव, ग्रेनोज और जेबालोव। महिला युगल में ईरानी, स्मृति ईरानी में आपको सारा ईरानी, पाओ, ठीक है। सेरेना विलियम्स के बाद स्वियाटेक मैड्रिड ओपन और रोम मास्टर्स खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी। कौन बनी? स्वियाटेक, ठीक है। इटालियन ओपन में रोम मास्टर्स के नाम से जाना जाता है, रोम मास्टर्स के नाम से भी इटालियन ओपन को जाना जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हम बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो चौथी बार फोर्ब्स में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट की टीम शामिल हुए हैं। सऊदी अरब के अल नासर में शामिल होने के बाद तो दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बात करें $260 मिलियन जो है इनको पर ईयर मिलते हैं। जॉन रहम गोल पर है, जॉन रहीम इनको $218 मिलियन मिलते हैं, ठीक है। 12 महीनों के अंदर पूरे एक साल में $260 मिलियन कमाए। 30 पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे देखो, रवि रंगोली की हम बात करें तो भारत के रवि रंगोली ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट में F14 स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक में कोटा हासिल किया है। भारत के रवि रोंगाली ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट में F14 प्रतिस्पर्धा होती है, इसने पेरिस ओलंपिक में कोटा हासिल किया है। लो लीगा टूर्नामेंट में स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड में कैडिज को 3-0 से हराकर ला लीगा 2023-24 का सीजन के साथ जीत गया। ला लीगा की हम बात कर लें, स्पेन के एक क्या है क्लब आधारित फुटबॉल प्रतियोगिता, जैसे हमारे IPL होता है उसके जैसे हमारे फुटबॉल के लिए क्या होता है ला लीगा। देश का सर्वोच्च रैंकिंग वाला घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट है। ला लीगा टूर्नामेंट में सबसे लोकप्रिय पेशेवर क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो ये एक, ठीक है। ला लीगा में सबसे सफल टीम है रियल मैड्रिड है, जिसने 30 बार जो है ये खिताब जीता है। आगे देखो, जेम्स एंडरसन, आप इनको जानते हो, जेम्स एंडरसन अगर क्रिकेट के आप जो शौकीन है तो इनको जानते हैं। इंग्लैंड के एक बहुत ही तेज गेंदबाज है जेम्स एंडरसन, 11 मई को टेस्ट क्रिकेट घोषणा कर दी। उन्होंने 187 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें 700 विकेट, सबसे जो टेस्ट इतिहास में किसी तेज गेंदबाज द्वारा सबसे तेज गेंदबाज द्वारा जो विकेट लिए गए 700 विकेट सबसे अधिक टेस्ट स्पिनर्स की बात करें तो श्रीलंका जिन्होंने 800 विकेट किए हैं, और ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व क्रिकेटर थे स्टैन बॉन्ड की बात करें 7 विकेट लिए हैं इन्होंने। इस तरह से सर्वाधिक विकेट टेस्ट मैच में कितने लिए हैं? जेम्स एंडरसन ने कितने सर्वाधिक विकेट 800 विकेट, और कितने लिए? 708 विकेट। जेम्स एंडरसन ने 700 विकेट, ठीक है। आगे चलो, दिखाई दे रहा है आपको टीम में थॉमस और उबेर कप जीत गया। टीम में क्या जीता? चीनी पुरुष टीम में इंडोनेशिया में 3-1 से हराकर 11वां थॉमस कप जीत गया है, और चीनी महिला टीम ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर
निकोल और उबेर कप की जीती है। तो मतलब टीम ने यहाँ पर थॉमस कप, यहाँ पे थॉमस कप और उबेर कप दोनों जीत रही है। ठीक है, थॉमस कप और उबेर कप की हम बात करें तो ये 33वां संस्करण था और उबेर कप का ये 30वां संस्करण था। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है, या बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य संघों की कुछ महिला टीमों के लिए है। ब्राजील 2027 में फीफा, ये इम्पोर्टेंट है, ये लगा ब्राजील 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगी। महिलाओं का फुटबॉल जो मैच है वो होने वाला है 2027 में ब्राजील के अंदर, वर्ल्ड कप होने वाला है फीफा महिला कप। ब्राजील में फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन किया जाएगा। ब्राजील इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला पहला कंट्री अमेरिकी देश बना। आगे देखो, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी की हम बात करें तो जापान में फाइनल में पहले शूटआउट में पाकिस्तान के 4-1 से हराकर पहली सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती जापान ने। तो जापान ने हराया है पाकिस्तान को 4-1। तो जापान जो है विजेता रहा है, जापान अजलान शाह ट्रॉफी का विजेता रहा है। फाइनल में इन्होंने पाकिस्तान को हराया, किसको हराया, पाकिस्तान को हराया 4-1 के लिए जो खिताब जीता। ये 30वां संस्करण था इस ट्रॉफी का और इसमें जो 6 टीमों जापान, पाकिस्तान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और मेजबान टीम मलेशिया ने भाग लिया था। मलेशिया इस प्रतियोगिता में 3 स्थान पर रहा है। अजलान शाह ट्रॉफी की हम बात करें तो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी एशिया का एक प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट है जिसमें दुनिया की 30 पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीमें भाग लेती है। इस पुरुष टीम की बात होगी, पुरुष ही भाग लेते, पुरुष ही इसमें भाग लेते हैं। इस ट्रॉफी का नाम पैराक मलेशिया राज्य के पूर्व सुल्तान अजलान शाह के नाम पर रखा गया। मतलब मलेशिया से एक राजा हुए थे, सुल्तान हुए थे, उनके नाम पर ये ट्रॉफी का नाम रखा गया है। इस प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक सफल टीम रही है जिसने 10 बार ये खिताब जीता है। तो भारत ने 5 बार ये खिताब जीता है। लास्ट टाइम भारत ने 2010 में खिताब जीता था, 1985, 1994, 1995, 2009-10 में ये खिताब जीता था भारत। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बहुत ज्यादा। आगे देखो, विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 गुवाहाटी में होगा। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगा, गुवाहाटी में होगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने घोषणा की है कि वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी गुवाहाटी असम द्वारा की जाएगी। इसकी घोषणा जो है BWF थॉमस और उबेर कप के मौके पर जो है की। बैडमिंटन विश्व जूनियर बैडमिंटन की जो है आयोजन कहाँ होगा, असम के गुवाहाटी के अंदर होगा। यहाँ पे असम के गुवाहाटी के अंदर। बजरंग पूनिया की हम बात करें तो ये जो है कुश्ती संचालन संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने टोक्यो में कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया को 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। क्यों कर दिया है, बजरंग पूनिया को पता है क्योंकि जो है हमारे यहाँ पहलवान थे, इनको जो है एंटी डोप टेस्ट के लिए अपना नमूना देने को निकाह करने के बाद डोपिंग नाडा 23 अप्रैल 2024 कर दिया। डोप टेस्ट क्या होता है, एंटी डोपिंग एजेंसी क्या होती है, नाडा क्या है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। डोप टेस्ट के बारे में बात करें, परीक्षण के तहत साइको एक्टिव दवाओं की जांच जैसे कोई खिलाड़ी होते हैं तो अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए कुछ तरह की दवाइयाँ जो है बैन है ना, वो बैन है, इस तरह की दवाई लेते हैं जल्दी हो जाता है। तो फेयर मैच नहीं हो पाता, फेयर किसी के पास एनर्जी ज़्यादा है, दवाई कोई फाड़ के बैठा है बिना दवाई लिए, तो इसलिए जो है ये दवाइयाँ प्रतिबंधित कर रखी होता है। किसी भी में देख लो, आप रेसलिंग में देख लो, करना जाता है, आप मुक्केबाजी में देख लो, पर ये टेस्ट होता है, तो ये डोप टेस्ट कहलाता है। तो साइको एक्टिव दवाएं कामकाज को प्रभावित करती है और मूड जागरूकता विचारों और भावनाओं को व्यवहार में बदलने। ये परीक्षण मूत्र लार और पसीना जैसे रक्त तरल पदार्थ बाहर नापने के माध्यम से किया जाता है। अगर जो भी कोई दवाई लेके रहता है तो उनको साथ देगा, इस तरह से ये होता है। ठीक है दोस्तों, खेल वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम आगे पुरस्कार की बात करते हैं। तो पुरस्कार की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर पुरस्कार 2024 की बात करें तो जर्मन लेखक जेनी एयरपेन बैकमैन और अनुवादक माइकल हॉफमैन को पूर्वी जर्मनी के अस्तित्व के अंतिम वर्षों के दौरान एक पेचीदा प्रेम संबंध 2024
किया गया है। यह जर्मन लेखक है जेनी एफ्रेनबेक। कौन है? एफ्रेनबेक। ये देखो एफ्रेनबेक। तो माइकल हॉफमैन को जो है एक इन्होंने कहानी लिखी थी कैरोस, इसके लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दुनिया के भर के उन उपन्यासों को पुरस्कृत करता है जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात कर लें तो ये पुरस्कार दुनिया के उन उपन्यासों को पुरस्कृत करता है जो जिनका जो अनुवाद अंग्रेजी में हुआ है, जिसका यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में पब्लिकेशन हुआ है। इसके तहत पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड और लेखक 50,000 पाउंड लेखक को और अनुवादक के बीच में की जाती है। और 2023 में ये पुरस्कार बल्गेरिया लेखक जॉर्ज गास्पेडिनोव की टाइम शेल्ड को दिया गया था। अभी किसको मिला? कैरोस को। अभी पहले किसको दिया था? टाइम शेल्ड जो पुरस्कार है उसको मिला था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस बार कैरोस को मिला है, हॉफमैन और एफ्रेनबेक। ठीक है, आगे देखो कान फिल्म फेस्टिवल 2024 की हम बात करें तो भारतीय विजेता कौन है? भारतीय अभिनेत्री अनुसुईया सेन गुप्ता। अनुसुईया सेन गुप्ता की हम बात करें 70वें कान फिल्म फेस्टिवल में एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया। वह इस 25 फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है जो इसने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। कौन है? अनुसुईया सेन गुप्ता। इसके अलावा चिदानंद नाइक की फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए, है ना, सर्वश्रेष्ठ। इसके अलावा चिदानंद नाइक की फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो ने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए लास्ट सिने पुरस्कार जीता। कौन सा? लास्ट सिने। भारतीय विजेता की हम बात करें तो पायल कपाडिया ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार मिला इनको ऑल वी इमेजिंग एज लाइफ इस कृति के लिए। चिदानंद एस नाइक ने कौन सा पुरस्कार जीता है? वो जीता है लास्ट सिने सनफ्लावर वेयर टू फर्स्ट वन नो। अनुसुईया सेन गुप्ता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री द शेमलेस जो है मूवी है उसके लिए पुरस्कार जीता। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे देखो इसके अलावा सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन ने अपने करियर और कार्य की असाधारण गुणवत्ताओं के लिए ईयर इंजीनियर अवार्ड सम्मानित होने वाले पहले एचआई बने। व्हिटली गोल्ड अवार्ड की बात करें तो भारत की डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरी बार व्हिटली गोल्ड अवार्ड सम्मानित किया गया। पूर्णिमा देवी वर्मन असम के वन्य जीव की क्या है? जीव विज्ञानी है, वन्य जीव विज्ञानी है। 2017 में इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। व्हिटली पुरस्कार की हम बात करें तो व्हिटली फंड फॉर नेचर 2007 में व्हिटली गोल्ड अवार्ड की स्थापना की थी। यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत एक परोपकारी संस्था है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। तो मतलब ये पर्यावरण के क्षेत्र में ये जो है अवार्ड मिलता है। पृथ्वी पुरस्कार की जो है घोषणा हुई है। पृथ्वी पुरस्कार की हम बात करें तो पृथ्वी पुरस्कार जो है ये इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रमुख पुरस्कार है। की स्थापना 1917 में हंगरी मूल के निवासी जोसेफ पुलिसबुर ने की थी और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। ये पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य, संगीत रचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले 21 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा की जाती है। आगे देखो यूनेस्को गिलमोर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2024 की हम बात करें तो गाजा में संघर्ष को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को 2024 के लिए यूनेस्को गिलमोर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार मिला है। तो गाजा आपको पता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही है तो गाजा के अंदर फिलिस्तीनी पत्रकारों ने जो ये जो कवर की है, न्यूज जो कवर की है उसके लिए जो ये पुरस्कार मिला है और ये जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज है। तो स्थापना 1997 में स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है तो किसी ऐसे व्यक्ति
संगठन या संस्था को सम्मानित किया जाता है जो इसे दुनिया में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और प्रसार में उत्कृष्ट योगदान इन्होंने दिया हो। ठीक है, तो ये 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को द्वारा औपचारिक रूप से प्रदान किया जाता है। और हमारी मीडिया को आज तक ये पुरस्कार नहीं मिला है, क्योंकि हमारी मीडिया तो क्या है कि जो वो अलग तथ्य को पेश करने में महत्वपूर्ण है ना, वो टीआरपी के लिए काम करती है हमारी मीडिया। ठीक है, सरकार के लिए काम करती है, जनता का जो है जनता के लिए काम नहीं करती, सच्चाई को लाने के लिए काम नहीं करती है। इसलिए हमारे मीडिया को ये पुरस्कार आज तक नहीं मिला। इस पुरस्कार का नाम है कोलंबिया पत्रकार है गुइलेर्मो केनो इसाजा की स्मृति में रखा गया था। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि फिलिस्तीन को यह पत्रकार पुरस्कार मिला है। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। प्रख्यात लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी ने अपने सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया है। बॉन्ड को सितंबर 2021 में अकादमी के सर्वोच्च सम्मान का प्राप्तकर्ता नामित किया गया। रस्किन बॉन्ड को 2021 में अकादमी के सर्वोच्च सम्मान प्राप्तकर्ता नामित किया गया है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड ने 2011 में विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित फिल्म 7 फुट माफ में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, जो उनकी कहानी सुजानाथ सेवन हस्बैंड पर आधारित है। मेजर राधिका सेन की हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ट्रांसजेंडर एडवोकेट अवार्ड इन्हें मिला है। भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को वर्ष 2023 के लिए यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से चुना है। यह पुरस्कार 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस पर महासचिव एंटियो गुटारेस, जो यूएनओ के महासचिव एंटियो गुटारेस, इन्होंने ये प्रदान किया है। यह पुरस्कार वर्ष 2000 से रक्षा परिषद प्रस्ताव के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और एक सैन्य शांति रक्षक के प्रयासों को मान्यता देने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि किसे मिला है, तो ये मिला है मेजर राधिका सेन को जो है मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड मिला है। उन्हें पहले दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत मेजर सुमन गवानी ने सम्मान 2019 में प्राप्त किया था। उनसे पहले किन्होंने किया था? मेजर सुमन गवानी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया था। पंडित लच्छू महाराज अवार्ड 2024 की हम बात करें तो पंडित लच्छू महाराज बेले फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार नृत्य और प्रदर्शन कला में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए दिया जाता है। वर्ष 2014 के अंदर पंडित लच्छू महाराज अवार्ड सम्मान नहीं दिया गया था, अब एक साथ 10 वर्षों के लिए सम्मान दिए गए हैं। अवार्ड समिति की बैठक में फाउंडेशन में 2015 से 24 तक के सम्मान घोषित किए गए हैं। पंडित राजेंद्र गंगवानी को लच्छू महाराज अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना, पंडित लच्छू महाराज अवार्ड 2024 जो है राजेंद्र गंगवानी को दिया गया है। 2014 से अभी तक नहीं दिए गए थे 10 साल के लिए, तो अब एक साथ इनको जो है ये अवार्ड दिए गए हैं। पंडित लच्छू महाराज की हम बात करें तो पंडित लच्छू महाराज अवार्ड प्रसिद्ध कथक प्रतिपादक लच्छू महाराज के सम्मान में स्थापित किया गया है। वे एक प्रसिद्ध शास्त्रीय कथक नृत्यक और कोरियोग्राफिक थे। इन्होंने महल, मुगले आजम, छोटी बातें और पाकीज़ा जैसी फिल्मों में कथक नृत्य कोरियोग्राफी की है। मतलब इन्होंने कोरियोग्राफी की है कौन कौन सी मूवीज में? महल, मुगले आजम, पाकीज़ा, छोटी बातें। 1957 में उन्हें इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किसे? पंडित लच्छू महाराज को। अभी किसको मिला है? राजेंद्र गंगानी को। पंडित लच्छूराम अवार्ड किसको मिला है? राजेंद्र गंगानी को। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 साल में ये जो है दोबारा से पहली बार अभी दिया गया। प्रदीप कुमार त्रिपाठी की हम बात करें तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी भारतीय प्रशासनिक सेवा के IAS अधिकारी हैं और प्रदीप कुमार त्रिपाठी 30 जुलाई तक लोकपाल सचिव नियुक्त किया गया है। लोकपाल की हम बात करें, जैसे राज्यों में लोकायुक्त होता है ऐसे सेंटर में लोकपाल होता है। जस्टिस अजय माणिक राव खानविलकर भारत के वर्तमान के क्या है? लोकपाल। अजय माणिक राव खानविलकर भारत के क्या है? लोकपाल हैं। भारत के पहले लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष थे। लोकपाल में 6 अन्य सदस्य भी होते हैं। मतलब किस तरह से रहता है इनकी संरचना? 6+1, एक जो है अध्यक्ष और 6 सदस्य रहते हैं। लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में 3 न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी हैं। लोकपाल के अन्य सदस्य अजय तिर्की, पंकज कुमार और सुशील चंद्रा हैं। ठीक है, तो 6 ये हो गए और एक जो है आपके वर्तमान के लोकपाल कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर।
और लोकपाल के जो सचिव हैं, सचिव कौन है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी। ठीक है, तो 6 तो सदस्य हो गए, एक आपके अध्यक्ष हो गया और एक आपके जो है सचिव हो गए। तो सचिव कौन है? प्रदीप कुमार IAS है, प्रदीप कुमार त्रिपाठी IAS हो गए, ये सचिव हो गए। अजय माणिक राव कौन हो गए? अध्यक्ष हो गए। और 6 अन्य सदस्यों की बात करें तो लिंगप्पा नारायण स्वामी, संजय यादव, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ठीक है, ये तो न्यायाधीश हो गए। और 3 अन्य सदस्य हो गए, अजय तिर्की, पंकज कुमार, सुशील चंद्रा। लोकपाल के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि राष्ट्रपति करता है और राज्य में कौन करता है? राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश से प्राप्त करता है, मतलब सरकार की सिफारिश, मंत्री जो चयन समिति बना रखी है उसकी जो सिफारिश के आधार पर जो राष्ट्रपति इनको जो है नियुक्त कर देते हैं। और इसकी अध्यक्षता जो है चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। मतलब प्रधानमंत्री के कहने पर किसी को भी लोकपाल का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसमें एक अध्यक्ष के अलावा लोकपाल में 8 सदस्य हो सकते हैं। अच्छा, जिसमें 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक होते हैं। मैंने यहाँ पे आपको 6 बताए, तो ये ध्यान रखना, ये इसको करेक्शन कर लेना। इसमें जो है 8 सदस्य होते हैं और एक जो है अध्यक्ष होता है। तो 4 तो न्यायिक श्रेणी के होते हैं और 4 न्यायिक श्रेणी के होते हैं और 4 गैर न्यायिक पृष्ठभूमि के होते हैं। तो वर्तमान में अभी कितने हैं? 6 + 1 है ना, वर्तमान में ये है। और वास्तव में जिसकी ढांचा है, संरचना है, वो है 8 + 1 का। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल होता है वो सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 5 वर्ष, या तो 5 वर्ष पूरे कर लो, या अगर आप जैसे आप बने 68 वर्ष की आयु में बने तो आप 2 साल तक ही रहोगे। 70 वर्ष की आयु आपकी पूरी हो जाएगी तो आपको हटा दिया जाएगा। आगे देखो, राकेश रंजन जो IAS हैं, राकेश रंजन को कर्मचारी चयन बोर्ड SSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। SSC के अध्यक्ष रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आगे देखो, समीर बी कामत की बात करें तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति की DRDO के अध्यक्ष होंगे समीर बी कामत। DRDO के अध्यक्ष होंगे, DRDO के अध्यक्ष होंगे कौन? समीर बी कामत। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है मई का करंट अफेयर आज पूरा हो गया है। इसके बाद हम कल से है जून का करंट अफेयर देखने वाले हैं। और मई के करंट अफेयर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें जो है डिटेल दी हुई थी। ठीक है, तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद।